% मर जाएंगे। और अगर वे 100% मर जाते हैं तो सफेद मक्खियों का बढ़ने का एक तो कारण मुख्य यही है जी। और दूसरा यह है कि जो हम बगैर जाने पहचाने, क्योंकि किसान में जागरूकता आनी बहुत जरूरी है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारी फसल में कौन सा कीट है, क्या नुकसान करता है, और अगर ये नुकसान करता तो किस हद तक करता है, जब तक हम इन सभी बातों को नहीं जान पाएंगे, जब तक हम इन कीटों से नहीं लड़ पाएंगे, और हम चाहे कितना ही पेस्टिसाइड यूज कर ले, हम इनसे जीत नहीं सकते। और ये तो अब पिछले 2-3 साल से बुरा हाल हो ही चुका है। और पहले भी बताया था, 2001 में अमेरिकन सुंडी आई थी, 2004-05 में मिलीबग ने, और अब पिछले 14 और 15 में सफेद मक्खी ने। तो इसमें जो हमें बताया गया, जो वैज्ञानिक तरीका जो हमें अपनाने की कहा कि भाई हमारी फसल में नुकसान हो रहा है, 22% नुकसान करते हैं इतना, तो कम से कम किसानों को ये तो बताया जाए कि कौन सा कीट है और क्या नुकसान कर रहा है। जब तक किसान में जागरूकता ही नहीं आएगी, हमें यही नहीं पता होगा कि सफेद मक्खी क्या है। ज्यादातर किसान तो सिलेक्टिव वुंड को सफेद मक्खी समझ के स्प्रे कर रहे हैं। तो आपने ये जो 43 शाकाहारी हाँ जी और 162 मांसाहारी जी, इनकी पूरी पहचान है आपको? हाँ जी, और सबके आपने अपने अपने नाम रखे हुए हैं? हाँ जी। तो ये महिलाओं को कैसे सिखाती हैं आप? जैसे हम सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारे खेतों में यही देखते हैं कि हमारी फसल में कीट कौन कौन से हैं जी। अगर इस पत्ते पे जैसे शाकाहारी कीट हैं, उसके साथ में ही मांसाहारी कीट भी मौजूद होते हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए वे आते हैं। तो उन सभी कीटों की, जैसे हमें अगर शाकाहारी कीट जो है रस चूसता मिलेगा या पत्ते खाते मिलेगा, और जो मांसाहारी कीट है वो उनको खाते हुए मिलेगा। तो उनका जब हमने उनके क्रियाकलाप को देखा, तब ये जाना कि हमारी फसल में मांसाहारी कीट क्या की भूमिका क्या है और शाकाहारी कीटों की भूमिका क्या है। अच्छा, एक चीज बताइए सविता जी, यानी जैसे आज से कोई कीटनाशी डालना बंद कर दे जी, तो एकदम से तो इन कीटों की आबादी बढ़ेगी नहीं, उसमें समय लगेगा। तो कितना समय लग जाता है? अगर कोई किसान आज से सोचे कि भाई मैं भी जैसे सविता जी खेती करती है वैसे ही करूँगा, तो उसमें कितना समय लगेगा कि सारे कीट उनके खेत में वापस आए? क्योंकि बहुत तो हमने भगा दिए ना जी। देखिए, जैसे शाकाहारी कीट को पौधा ही बुलाता है, खुद अपनी मर्जी से वो शाकाहारी कीट भी नहीं आते हैं। हमने तो इनके जो पिछले 4-5 साल से इनके गहरे रिश्ते को समझा है कि शाकाहारी कीट अगर आएंगे तो उसमें वास्तव में मांसाहारी कीट भी आएंगे। क्योंकि मैंने 2012 में बगैर कीटनाशकों के शुरुआत में जो की थी, और मैं हर हफ्ते हमारी फसल में भी कीट गिनती थी। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे हमें अगर भूख लगती है तो हम खाने के पास में जाते, खाना हमारे पास में नहीं आता। तो इसी तरह से है, अगर हम हमारी फसल में कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे, उनको जानेंगे, तो हमारे साथ में मांसाहारी कीट भी हमारी फसल में आते हैं। और ज्यादातर किसान क्या करते हैं कि उन मांसाहारी कीटों को देख के डर जाते हैं और स्प्रे कर देते हैं जी। मनवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था जी, जिस भी कीट को हमने दुश्मन माना है उसी ने हमारी कड़ लाई है। 2001 में हमने अमेरिकन सुंडी को मान रखा था, उस टाइम पर उसने कड़ लगाई, वैज्ञानिकों की भी, कृषि अधिकारियों की भी, और किसान की तो कमर तोड़नी थी। वही हाल अब इस टाइम पर हमने सफेद मक्खी को मान रखा है, सफेद मक्खी ने भी इस टाइम पर हमारी कड़ लगा रखी है। किसी में कीटनाशी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अपने आप इंतजाम कर देती है। बिल्कुल नहीं है, जितना हम उनका प्रयोग करेंगे वो ही हमारे लिए घातक है, किसान के लिए तो घातक है ही है। कभी कभार यदि 10-15 साल में ऐसा टाइम आ जाए, कोई कीड़ा हमें नुकसान पहुंचा जाए, वो नुकसान हमारे लिए इतना नहीं होगा जितना हमारी जेब से जाने वाले पैसे से होता है जी, उन कीटनाशकों के लिए। रणवीर जी, ऐसा भी आपने कुछ देखा है कि कितना कीटनाशियों पे जब खर्चा कम किया तो कितना पैसा बच गया? ऐसा है जी, ये अगर पूरे हमारे इंडिया के अंदर अगर पेस्टिसाइड बंद हो जाए तो 10,000 करोड़ रुपया किसानों की जेब से जाने लग रहा है, वो बच जाएगा। पूरी इंडिया के अंदर 25 लाख टन जहर जमीन के अंदर डाला जा रहा है। दुख की बात यह है कि हम जो हमारे साइंटिस्ट बता रहे हैं कि अगर हम फसल में 1 क्विंटल जहर अगर डालेंगे तो कीड़े को मारने के लिए तो सिर्फ 800 ग्राम जहर काम आएगा। बाकी का जो ये जहर फालतू का जमीन के अंदर पड़ने लग रहा है, वो तो इंसान की और जीव की, उसकी सेहत खराब करने की। डोगरा जी, पूरी तरह संभव है ये खेती, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कुछ डर है, कभी कभी ज़्यादा प्रकोप हो सकता है। क्या उससे निपटने में ये प्रकृति और ये तरीके सक्षम है? मेरा अब तक का अध्ययन विश्व के साहित्य को पढ़कर जो है वो उनकी बात को 100% समर्थन देता है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने गांव से जो सीखा है वो बहुत ही बहुमूल्य है। एक तो मेरे को ये मैं पूरी जोर दे के कहना चाहता हूँ, और दूसरी जो बात आपने कहा था कि उस पर बाद में लौट सकते हैं, वो ये बात है कि जो कीटनाशक और जंतुनाशक की बात है उसको आप बीज से अलग करके नहीं देख सकते हैं।
यानी कि अगर जैसे हमारे परंपरागत बीज थे तो उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत है। बिल्कुल। तो वो जो एक तो है कि सबसे पहले कि जो भी फसलें हैं उनका जेनेटिक बेस वाइड होना चाहिए, जो कि परंपरागत बीजों में था। बहुत विविध किस्म की किस्में किसानों के पास होती थी और एक ही पंचायत में, एक ही गांव में आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की उसके अनुसार वो अलग अलग उगाते थे। दूसरी बात ये है कि जो क्रॉप रोटेशंस थे और जो मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम्स थे, जो मिश्रित खेती की बात थी, उसमें ऐसा कोई मोनोकल्चर नहीं था। ऐसा नहीं था कि एक ही फसल को आपने बहुत बड़े एरिया में उगा दिया है, तो बहुत सी फसलों को मिल के उगाया जाता था। जिस तरह से हमारे भोजन में हमको दलहन भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए, अनाज भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, तो छोटे खेत में भी ये सब कुछ मिलजुल के उगाया जाना चाहिए। और उसके साथ जो अगर हमारी जो एक एक फसल है उसकी भी जो स्थानीय किस्में होंगी, क्योंकि स्थानीय किस्म का क्या है कि वो अनेक सैकड़ों वर्षों से जो हमारे पूर्वज उगाते आए हैं, तो स्थानीय जलवायु के मुताबिक, स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक वो ढली हुई हैं। उसको छोड़ के जल्दबाजी में विदेशी प्रजाति को नहीं अपनाना चाहिए। और जहाँ तक कीड़ों पेस्टिसाइड का सवाल है, उसमें तो जीन के जो साथियों ने बताया है वो 100% मेरे ख्याल में सही है और विश्व का अनुसंधान भी उसको बैक करता है। हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी थी, विविधता, जैव विविधता का सबसे धनी देश भारत, अब 12 जो महाजैव विविधता वाले देश उनमें से एक भारत भी है। वो डाइवर्सिटी को, क्योंकि IPM उसको मानता है कि ये होनी चाहिए और ये ज़रूरी है। एक सवाल जो बार बार आ रहा है कि आज कहीं हमारा कार्यक्रम देख के किसान एकदम से पेस्टिसाइड छोड़ दे और सोचे कि अपने आप सब हो जाएगा, तो समय तो लगेगा इन कीटों को लौटने में। तो आपके अध्ययन उस पर क्या कहते हैं? हाँ जी, मैं ये बात आपको कहना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हम जैसे बात करते हैं, जब अब ये रणवीर जी युद्ध की बात किए हैं, हम भी युद्ध की बात से ही पहुंचते हैं। मान लीजिए हमारा कोई शत्रु देश के साथ कोई जब दिक्कत आता है तो हम कई स्तर पर कोशिशें करते हैं। पहले सचिव स्तर पे चर्चा होता है, फिर मंत्री स्तर पे होता है, फिर प्रधानमंत्री जी लेवल पे चर्चा होता है, फिर अगर युद्ध छिड़ भी गया तो शुरुआत में गोलीबारी होती है, फिर मिसाइल, और एकदम आखिर में जाके हम अगर आणविक का जो अस्त्र है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये रासायनिक कीटनाशक की बात आ रही है, उसको एक तरह से हमारी इसी तरह आखिर में इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन जो चीज जिनके भाई साहब लोगों ने भी बता रहे हैं कि डर के मारे ये लोग सबसे पहले, पहचान नहीं है, तो क्योंकि पहचान नहीं है, और कई और तरीके हैं। स्वच्छ खेती की बात हम लोग काफी अरसों से कर रहे हैं। फिर आया आपका जो पहला बात आता है कि सहनशीलता जो किस्में उसको हम इस्तेमाल करें, और जो अभी जो डोगरा साहब बता रहे थे तो कि जो मिश्र खेती या क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉपिंग, और उसकी चर्चा आप भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब हमेशा। हम लोग भी कर रहे हैं। जैसे से मिट्टी कितनी हमारी सही हो जाती है। हाँ, जैसे तनवर साहब अभी बोल रहे थे, हम भी बोल रहे हैं कि जो फसल स्वस्थ है वो एक हेल्दी क्रॉप, जैसे हम हेल्दी एक इंसान होता है उसका शरीर, तो उसमें रोग कम लगता है, तो फसल भी अगर स्वस्थ हो उसके हिसाब से अपने आप कीट रोग दूर रहेगा, उसमें कम लगेगा। बाकी चीज़ें जैसे जानकारी से आप आराम से उसको ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। तो डोगरा जी, आपको भी लगता है कि इस तरीके से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये संभव है, और ये जो कीटनाशी ये तो हमारा आखिरी हथियार होना चाहिए। हाँ जी, ये हमारा पहला नहीं होना चाहिए। तो इससे शुरुआत जो है की जा सकती है। लोग IPM को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगता है जो डॉक्टर साहब ने बात कही है वो एक बहुत ही प्रासंगिक बात है जिसको अपनाना चाहिए लोगों को? मुझे लगता है कि वो आखिरी हथियार वाली भी स्थिति आएगी नहीं। अगर आप बाकी चीज़ों का इंतजाम ठीक से करेंगे तो आखिरी हथियार वाली नौबत आएगी नहीं। मैंने जैसे हाल में बहुत कई जगहों पे ऐसे देखा है कि छोटे किसानों के पास 2-3 एकड़ की मात्र भूमि है, लेकिन उसमें सही ढंग से, मतलब जो असली विज्ञान है, असली विज्ञान क्या है कि आप प्रकृति को देखिए, आप प्रकृति का अध्ययन कीजिए कि प्रकृति कैसे काम करती है। जैसे जीन के साथियों ने बताया कि उन्होंने मांसाहारी कीड़े, शाकाहारी कीड़े को देखा, तो विज्ञान का जो मूल है वो इसमें बात है कि प्रकृति कैसे काम करती है। उस प्रकृति के काम करने के तरीकों को हमने देखना है और उसके आधार पर चलना है। तो इस तरह से ये जो पेस्टिसाइड वगैरह का जो छिड़काव हुआ है
वो एक तरह से प्रकृति पे के ऊपर एक हमला है, इट्स एन असॉल्ट ऑन नेचर। और उससे क्या हुआ है कि जो हमारा पूरा खाद्य चक्र है वो जो एक तो विशालापन तो आया ही है, लेकिन जो प्रकृति के जितने अंतर संबंध थे, यानी कि जो बैलेंस ऑफ नेचर था, इंट्रिकेट नेचर है बहुत ज्यादा, उसमें बहुत महीन किस्म के संबंध हैं जो पहली नजर में नजर नहीं आएंगे, वो सब टूटने लगे। बिल्कुल सही। वो सब टूटने के कारण ही खेती का नुकसान हो रहा है। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, साथ साथ और एक दो बातें जो हैं, जैसे धान के साथ मछली पालन, आज की ये सरकार भी बहुत ज़्यादा इस बारे में जिक्र कर रहे हैं। अगर आपको मछली पालन धान के साथ करना है तो कीटनाशक का अपने आप आपको इस्तेमाल तो छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मछली सारी मर जाएगी। तो ये सीधी सीधी सी बात है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं। और साथ साथ और एक चीज़ है, ये जो सब लोग ने एक ऑलमोस्ट सहमति पे पहुँचे हैं कि थोड़ा सा जो जागरूकता और डर से दूरी, ये दोनों चीज़ों से हम रासायनिक कीटनाशक से और यही चीज़ों का मतलब इस्तेमाल जो बड़े बड़े कंपनियां उसका वो करते हैं कि डर का, इंसान का डर का फायदा उठाते हैं। तो इस वजह से मेरा सोच ये भी है और मैं कहता भी हूँ कि सरकारी नीति जो बड़े हमारे गणतंत्र है, जैसे हमारे देश एक बहुत बड़ा गणतंत्र है सारे विश्व का, इसी तरह अमेरिका जो एक बड़ा गणतंत्र है, वहाँ जैसे रैशल कार्सन मैडम ने वो किताब लिखे थे साइलेंस स्प्रिंट, उसके पीछे पीछे उन्होंने एक IPM की नीति बनाए हैं। वहाँ कोई भी इंसान आपको दुकान में जाके अपने आप कीटनाशक खरीद नहीं, रासायनिक कीटनाशक खरीद नहीं सकते, उनको लाइसेंस चाहिए, छिड़काव के लिए अलग से लाइसेंस चाहिए। ये सारी चीजें हमारे देश में भी आने का जरूरत है। रणवीर जी, यहाँ मैं आपसे जो सवाल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरी तरह ये हो सकता है, जरूरत है किसानों को जागरूक करने की, और मुझे लगता है जो आपने भी कहा शिक्षित करने की। तो क्या उस पर प्रयास हो रहे हैं और आपको क्या लगता है कब तक पूरे देश में ये कीट पाठशालाएं जो हैं होने लगेंगी? इसमें सर एक तो मीडिया को पूरा सहयोग करना पड़ेगा, हमारे साइंटिस्टों का भी हमें साथ चाहिएगा, सरकार का भी साथ चाहिएगा जी। हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह एक गांव है, गांव के अंदर जितने नंबरदार हैं उन नंबरदारों के हिसाब से कृषि सेवक लगाए जाएं, और उन कृषि सेवकों को हर उसमें कृषि सेवक आधी महिला हों आधे किसान हों, उनको उचित मानदेय दिया जाए जिस तरह आंगनवाड़ी वर्करों को मानदेय दिया जाता है। बिल्कुल सही। वो जो कृषि सेवक लगाए जाएंगे हर घर में, वो इसकी जागरूकता वो उनको ट्रेनिंग दी जाए, और वो ट्रेनिंग दे के वो गाँव को किसानों। डॉक्टर साहब इस और जो रणवीर जी ने इतना एक अच्छा विचार रखा है, कुछ ऐसे प्रयास हैं कि इस तरीके से लोगों की फौज खड़ी कर दी जाए? बिल्कुल। और ये जो 12वीं पंचवार्षिक आपके परिकल्पना है, इसमें हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो वर्क प्लान है उसमें ही अंतर्निहित है कि ऐसा टास्क फोर्स बनाया जाए जिसमें इस तरह की जो स्काउट टीम्स, और हमारी कुछ ऐसी परियोजनाएं चल रहा है NCIPM की तरफ से, जो क्रॉप सैप है, ओपमास है, जो अलग अलग मंत्रालय के माध्यम से चल रहा है, महाराष्ट्र सरकार के तरफ से चल रहा है, और उसमें स्वीकृति भी हुआ है, जिसमें हम ऐसे फौज खड़ा करके ही ई-पेस्ट सर्विलेंस के माध्यम से ये चीज़ें कर रहे हैं। IPM नीति एक अहम मुद्दा है, और इससे वो नीति तैयार है डॉक्टर साहब? पूरी नीति तो कुछ हद तक तैयार है, लेकिन इस पे जो अमल करके इस पे कभी आने का बात है, इसका ज़रूरत है। और इसको कभी चूँकि उसको पास होना है, पास होने के बाद उसको मतलब इम्प्लीमेंट होना है। एक बात आखिर में कि आप जो भी किसान महिलाएं, खेती से आज भी 70 से 90% तक किसान महिलाएं जुड़ी हैं, उनको आप ये जहर खत्म करने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, हमारी तो यही सलाह है कि जो हम कीटनाशकों का प्रयोग जो करें, जहर मुक्त थाली हमारी जब ही होगी जब हम इन सब को जानें, क्योंकि 1% कीट पे, जो हमारे 100 में से 1% ही कीट पे असर करता है, उससे क्या होता है कि या तो वायु में चला जाता है या ज़मीन में। तो अगर मैंने जैसे हमारा जो खेत है उसमें छोड़ दिया, तो सांस तो हम भी ले रहे हैं, खाना हम भी खा रहे हैं, वो अलग बात अलग है। जैसे हमने अगर सब्जियों पे भी कर दिया तो फल फ्रूट तो हम खा ही रहे हैं। तो इसीलिए हमारी तो यही है सभी से गुजारिश कि इस काम को जो हम चालू कर रहे हैं इनको आगे बढ़ाया जाए। इसमें सरकार भी हमारे साथ में होगी, मीडिया भी, अगर हम सब एकजुट होकर इस काम को करेंगे तो हमारा एक न एक दिन जहर मुक्त थाली हम जरूर ले सकेंगे। सविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही, और साथ में रणवीर जी आपका और मनवीर जी आपने भी जो बात कही, और साथ में डोगरा जी आप और डॉक्टर साहब, डॉक्टर तंवर, आप लोगों ने जो बात की,
एक अच्छी चीज़ ये रही, इसमें कहीं हमारे विरोधाभास नहीं था और इसमें हम कहीं सहमत थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए और ये हो रही हैं। अब IPM की नीति बने और मैं तो चाहूँगा डॉक्टर साहब आप भी उससे जुड़ के और कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, इस पे आप काम करें।